मैं आपके साथ रुखसत होकर बिल्कुल भी आपके कमरे में नहीं आने वाली। अरूश की आंखें अभी छलक ही पड़ेंगी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत उसके सर पर आ पड़ी हो। हमदान ने अपने सामने खड़ी अपनी मनकूहा को एक तिरछी और पारखी नज़र से देखा, जिसके घर में इन दिनों रुखसती की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हमदान ने अपने मजबूत हाथों को सीने पर बांधा और एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या रात के 3 बजे तो मेरे कमरे में सिर्फ मुझे ये खुशखबरी देने आई हो? जी हाँ, उरूज ने बिना डरे कहा। क्यों भाई? इसलिए कि शादी के बाद जाहिर सी बात है आप आप सुहागरात भी मनाएंगे, और सुहागरात का मतलब है बच्चा, और बच्चा पैदा करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। बहुत दर्द होता है, बहुत। और मैं वो दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। और वैसे भी थोड़ी इंसानियत और शर्म नाम की चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। एक तरफ मेरी ये नाजुक सी जान और दूसरी तरफ आपका ये हाथी जैसा शरीर। आपको शर्म नहीं आती? हमदान के चौड़े कंधों और बॉडी बिल्डर जैसे वजूद को देखकर अरूज की वैसे ही सांसें फूलने लगती थीं, लेकिन अपनी बात पर वो अभी भी अडिग थी। हमदान ने अपने मजबूत डोले शोले दिखाते हुए एक अदा से कहा, ये जो देख रही हो ना, ये सब रुखसती के बाद के लिए बचा कर रखे हैं। और रही बात फैमिली प्लानिंग की, तो मैं वो नहीं करने वाला। मुझे तो फौज खड़ी करनी है, तो थोड़ी हिम्मत और जान बनाकर आना मैडम। अरूज ने मुश्किल से अपना थूक निगला और हकलाते हुए बोली, मैं इतने बच्चे कैसे पैदा कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी रुखसती। सुना आपने? ये सब अभी ख़त्म कर दें। मैं अपनी भरी जबानी में कब्र में नहीं उतरना चाहती। हमदान उसकी बातों पर हंसा नहीं, बल्कि बिल्कुल संजीदगी से उसे घूरने लगा। वो धीरे से उसकी ओर एक कदम बढ़ा, जिससे अरूज पीछे हट गई। हमदान ने धीमी और मखमली आवाज़ में कहा, सच बताऊं, मैं भी यही सोचकर हलकान हो रहा था कि तुम जैसी नाजुक सी कली भला मेरे इस भारी भरकम वजूद को बर्दाश्त कैसे करेगी। और ये मत सोचना कि तुम चीखती चिल्लाती रहो और मैं पिघल जाऊंगा। जब तक कि मेरा दिल नहीं भरेगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हरगिज भी नहीं हूँ। ये सुनकर तो अरूज का चेहरा एकदम से ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे मानो खून का नामो निशान ही मिट गया हो। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी और चिल्लाई, मैं कभी नहीं आऊँगी आपके कमरे में, सुना आपने? कभी नहीं। और अपनी लंबी चुन्नी संभालते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गई। हमदान उसकी पीठ की ओर देखते हुए मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया, पागल लड़की। वो तो चैन की नींद सो गया, मगर अरूज बेचारी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही, क्योंकि उसके दिमाग में हमदान के वो डोले शोले और उसकी फौज वाले ख्याल बार बार टक्कर काट रहे थे। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और आज गलती से गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के लेबर रूम में चली गई थी। वहाँ एक औरत को प्रसव पीड़ा से तड़पते और बच्चे को जन्म देते देखकर उसके रोंगटे बुरी तरह से खड़े हो गए थे। वहाँ मौजूद नर्स लगातार उस औरत के शौहर को कोस रही थी। इस कमबख्त को कोई और काम नहीं है, 4 साल में चौथा बच्चा है। मुझे तो डर है कि इस बार ये औरत अपनी जान से हाथ न धो बैठे। उस असहाय औरत की चीखें सुनकर अरूज के दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई थीं। वो कांपते कदमों से लेबर रूम से बाहर आई तो सामने ही उस औरत का शौहर खड़ा था। उसका 6 फीट का लंबा कद और मजबूत हट्टा कट्टा शरीर देखकर अरूज के मन में घृणा और गुस्सा उबल पड़ा था। बाद में पता चला कि वो आदमी फौजी है। ये सोचते ही अरूज का दिल सूखे पत्ते की तरह थरथरा उठा, क्योंकि उसका मंगेतर हमदान भी आर्मी ज्वाइन कर चुका था और ट्रेनिंग पूरी होते ही दोनों की विदाई तय थी। तभी उस फौजी ने मूँछों पर ताव देते हुए अपने दोस्त से शेखी बघारी, अरे भाई, हम फौजियों की ताकत झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शादी की पहली रात ही मैंने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया था। वो बेचारी तो सुहागरात पर भी मुझसे रहम की भीख मांग रही थी, और अब हर साल बच्चे पैदा करने के नाम पर पैर पड़ती है। पर इसमें हमारा क्या कसूर? लड़कियों को चाहिए कि खुद को मजबूत बनाएं, अच्छा खाएं पिए, ताकि ये दर्द झेल सकें। खैर, मुझे क्या, मुझे तो सपने में एक बाबा जी ने कहा था कि अगर 7 बच्चे होंगे तो सीधे बड़े ऑफिसर बनोगे। बस अब तो मेरा यही मिशन है, 7 बच्चे। हम गांव के लोग, खासकर हम फौजी लोग, फैमिली प्लानिंग जैसी फालतू चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते। ये खौफनाक बातें सुनकर अरूज के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। वो हर पल बस यही दुआ करती, काश हमदान कभी वापस ही न आए। वैसे भी वो मेडिकल की पढ़ाई बेहद बेदिली से कर रही थी। डॉक्टर बनना उसका नहीं, बल्कि हमदान का सपना था, जो उसने ज़बरदस्ती अरूज पर थोप दिया था। अरूज ने रोते धोते सिर्फ रट्टा मार कर प्री मेडिकल पास किया था।
उसका रटने का टैलेंट गजब का था और इसलिए मार्क्स भी अच्छे आ गए थे। पर किस्मत का खेल देखिए, उसकी यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में हॉस्पिटल था जहां प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए स्टूडेंट को अक्सर ले जाया जाता था। और इसी दौरान हुई इस भयानक घटना ने अरूज के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। हालांकि उसे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना था, फिर भी उस खौफ के कारण उसे 3 दिनों तक तेज बुखार रहा। उसे रह रहकर यही डर सता था, क्या हमदान भी उस फौजी की तरह बेरहम होगा? क्या वो भी मुझे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझेगा? नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी, मुझे मौत के मुंह में नहीं जाना। इस गहरे डर ने उसकी पढ़ाई से रही सही रुचि भी ख़त्म कर दी। कुछ महीनों के बाद जब हमदान अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी करके एक रोबीले आर्मी ऑफिसर के रूप में वापस लौटा, तो घर में कदम रखते ही उसकी नज़र सबसे पहले अरूज पर पड़ी थी। अरूज को गार्डनिंग का बेहद शौक था और वो बंगले के खूबसूरत बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। एक ही आलीशान बंगले के ऊपर वाले हिस्से में हमदान, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन रहते थे, जबकि नीचे वाले हिस्से में अरूज अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती थी। उन दोनों का निकाह तब हुआ था जब अरूज सिर्फ 8वीं क्लास में थी। उस वक्त वो नासमझ थी और उसे हमदान से कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि वो जब भी आता उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और उसकी पसंदीदा चीज़ें लाता था। वो उसके छोटे मोटे काम भी बड़े चाव से कर दिया करता था। हालांकि वो उम्र में अरूज से पूरे 8 साल बड़ा था। चूंकि अरूज की नज़र में हमदान की इमेज हमेशा से बहुत प्यारी और एक जेंटलमैन जैसी रही थी, इसीलिए जब पेरेंट्स ने दोनों के रिश्ते का फैसला किया तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था। निकाह के वक्त हमदान की हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। कद काट का तो वो लंबा था, लेकिन थोड़ा दुबला पतला सा था। पर जब उस पर आर्मी ऑफिसर बनने का जुनून सवार हुआ और वो सेलेक्ट हो गया, तब उसने जिम जाना और हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दिया। बहरहाल आर्मी ट्रेनिंग के सिलसिले में उसे शिमला जाना पड़ा, जहां वो डिफेंस एकेडमी और हॉस्टल में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई और कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। वो साल 6 महीने में एक बार घर आता, पर तब भी अरूज के साथ उसकी कोई ख़ास मुलाकात नहीं हो पाती थी। बस कैजुअल सी बातचीत हो जाया करती थी। जब अरूज ने अपना 10th क्लियर किया, तब वो हमदान की ही जिद थी और ख्वाहिश थी कि वो मेडिकल फील्ड ज्वाइन करे। अरूज स्वभाव से बेहद सेंसिटिव और थोड़ी डरपोक टाइप की लड़की, जो बहुत जल्दी ही दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाती थी। उसका साइकोलॉजिकल डर ऐसा था कि अगर वो अपने सामने किसी और को मुसीबत में देखती तो उसे लगता कि वही भयानक सिचुएशन कल को उसके साथ भी होने वाली है। यहाँ तक कि अगर घर की मैड भी कभी अपने शौहर के जुल्म और डोमेस्टिक वायलेंस की दास्तान सुनाती, तो मैड के साथ साथ अरूज की आंखों से भी आंसू बहने लगते थे। वो दिल की इतनी नरम थी कि किसी का भी दर्द उससे देखा नहीं जाता था, और यही वजह थी कि जो कुछ उसने उस दिन लेबर रूम में देखा था, उसने उसके दिमाग पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा था। एक औरत किस खौफनाक दर्द और तकलीफ के फेज से गुजरकर बच्चे को जन्म देती है। उस लाचार औरत की चीखें और उसकी तड़प अरूज के दिल में एक परमानेंट डर बनकर बैठ गई थी। जब हमदान अपनी 2 साल की लंबी और खूंखार आर्मी ट्रेनिंग ख़त्म करके घर लौटा, तो अरूज उस वक्त बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की सुनहरी धूप सीधे अरूज के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी मखमली गोरी रंगत और भी निखर उठी थी। 2 साल में वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन, अट्रैक्टिव और क़यामत ढाने वाली हो चुकी थी। उसके हिरनी जैसी आंखें और गुलाबी लब किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी थे। पूरे 2 साल के बाद अपनी इस हुस्न की मलिका को साक्षात देखकर हमदान के दिल की धड़कन ने जैसे मार्च पास्ट करना शुरू कर दिया। हमदान अब कोई आम लड़का नहीं रहा। 2 साल की सख्त ट्रेनिंग ने उसे 6 फीट 2 इंच का एक बेहद हैंडसम, चौड़े कंधों और कसरती बदन वाला ग्रीक गॉड बना दिया था। उसकी मर्दाना दाढ़ी, मस्कुलर बॉडी और आंखों में फौजियों वाली एक अजीब सी कशिश थी जो किसी भी लड़की का दिल चुरा ले। हमदान ने सीना चौड़ा किया, चेहरे पर एक किलर स्माइल लाई और आगे बढ़कर पूरे टशन में सलाम किया, पर अरूज ने उसकी ओर मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। उसने पानी के पाइप को कसकर पकड़ा और बेहद कैजुअल और रूखे अंदाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हमदान के फौजी तेवर एक झटके में बदल गए। उसकी चौड़ी छाती के अंदर का ईगो जोर से हर्ट हुआ था। उसने अपनी कमांडिंग टोन में हुक्म दिया, इधर आओ मेरे पास। हमदान भाई, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं पौधों को पानी दे रही हूँ? आप अंदर जाइए, ताई अम्मी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। अरूज ने बिना उसकी ओर ध्यान दिए कहा। ये सुनते ही हमदान के माथे पर बल पड़ गए।
उसने कड़क और रोबीली आवाज में कहा। ये क्या तरीका है बात करने का? जब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ तो तमीज़ से इधर आओ। और ये भाई भाई की क्या रट लगा रखी है तुमने? भूल गई हो कि हमारा निकाह हो चुका है? मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए क्या चला गया इसका ये मतलब नहीं कि हमारा निकाह कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल बन गया। होश में रहकर बात किया करो मुझसे मिसेज हमदान। वो अचानक इतने रौबीले और गरजदार लहजे में बोला कि अरूश के हाथ से पानी का पाइप छूटते छूटते बचा। उसने पलट कर हमदान के इस नए भारी भरकम और बेहद मस्कुलर वजूद को देखा तो पहली बार उसके दिल में एक मीठा सा खौफ पैदा हुआ। आज तक हमदान ने हमेशा उसके नखरे उठाए थे और बड़े ही नजाकत से बात की थी, लेकिन ये नया रफ एंड टफ रूप देखकर उसकी सिटी पिटी गुम हो गई थी। वो डरती कांपती अपने दुपट्टे को उंगलियों में मरोड़ती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हमदान का विशाल वजूद उसके ठीक सामने था। अरूश ने अपनी भीगी आंखें उठाई और धीमी आवाज में बोली, जी कहिए। देखो अरूश, आगे से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो शालीनता से फ़ौरन आ जाया करो। मुझे आगे से पलटकर जवाब देने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमदान ने सीधे उसकी कटीली आंखों में देखते हुए कहा। अरूश को इस तरह सहमा हुआ देखकर पता नहीं क्यों हमदान के अंदर के मेजर साहब को बड़ा मजा आ रहा था। अरूश को उसका ये डोमिनेटिंग बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर वो भी अपने माँ बाप की इकलौती लाडली थी। उसने अपनी पतली कमर पर हाथ रखा, थोड़ा तंज कसते हुए कहा, ये आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हैं? आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मुझे इस तरह के रफ अंदाज में बात सुनने की आदत नहीं है। हमदान एक कदम और आगे बढ़ा, जिससे कि दोनों के बीच का फासला बहुत कम हो गया था। अरूश की सांसें थम गईं जब हमदान ने झुककर सीधे उसके कान के पास अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाया, तो फिर मेरे सी सख्त लहजे की आदत डाल लो। अब मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक आर्मी ऑफिसर हूँ, और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारी लाइफ और ट्रेनिंग कितनी टफ होती है। हमें दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर सीधे उनकी जान निकालने का हुनर सिखाया जाता है। कहते हुए हमदान ने धीरे से अरूश की नाजुक कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। अरूश का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसे लगा हमदान को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी। वो पूरी तरह उसके प्रभाव में आ चुकी थी कि तभी अचानक हमदान के लहजे की कड़वाहट गायब हो गई और उसकी आंखों में वही पुरानी दीवानों वाली फिक्र लौट आई। उसने अरूश के गाल पर गिरी बालों की एक लट को बड़े प्यार से अपनी उंगली से कान के पीछे कर दिया। उसके ठंडे हाथ की छुअन पाकर अरूश के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। हमदान मुस्कुराया और बोला, चलो अब ये गुस्से वाले ड्रामे बंद करो और अंदर जाओ। तुम्हें पता है ना कि विंटर सीजन शुरू होने वाला है और तुम्हें ठंड ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही लगती है। हर बार सर्दी आते ही तुम सबसे पहले चूहे की तरह दुबक कर बीमार पड़ती हो। हमदान उसकी एक एक कमजोरी से वाकिफ़ था। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था, नवंबर शुरू होने को था। हवा में हल्की गुलाबी ठंड घुल चुकी थी और शामें सर्द होने लगी थीं। अरूश ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, अपने गुलाबी गालों पर आए लाल रंग को छिपाने की कोशिश की और माथे पर बल लिए चिढ़कर पैर पटकती अंदर भाग गई। अंदर जाते जाते वो दिल ही दिल में सोच रही थी, खौफनाक तो है मुराद अली खान, पर हैंडसम भी ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं मिस्टर। उसके जाने के बाद हमदान जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, सामने नूरीन बेगम को देखकर उसने बड़े अदब से सलाम किया और उनकी खैरियत पूछी। अपनी लाडली बेटी के मंगेतर और अपने दामाद को इस रौबीले आर्मी ऑफिसर के रूप में अपने सामने देखकर नूरीन बेगम का दिल बाग बाग हो गया और वो ममता के मारे उस पर सदके बारी होने लगी। अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में वो वैसे भी बहुत जच रहा था, पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव भी हो चुका था। फिर नूरीन बेगम की तो बेटी का रिश्ता उससे जुड़ा था, इसलिए उनका लाड आना तो लाजमी था। बहरहाल जब ऊपर वाले पोर्शन में शाइस्ता बेगम को पता चला कि हमदान बिना किसी प्री इन्फॉर्मेशन के अचानक पहुंच चुका है, तो वो भी भागती हुई नीचे आ गई। रात का डिनर सबने नूरीन बेगम के घर पर ही किया था, जिसे लगभग पूरा नूरीन बेगम ने बड़े चाव से तैयार किया था। जैसे ही अरूश डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी, हमदान ने जानबूझकर शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, चाची आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? नूरीन बेगम मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा कोई बात नहीं, पूरे 2 साल के बाद तो तुम घर आए हो, मैंने सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद की बनाई हैं। हमदान ने टेबल पर सजी डिशेस को देखा और फिर एक तिरछी नज़र अरूश पर डालकर पूछा, चाची इसमें से अरूश ने मेरे लिए क्या पकाया है? नूरीन बेगम ठाका मारकर हंस पड़ी, अरे इस निकम्मी को क्या आता है, सारा दिन बस किताबें चाटती रहती है, इसे अभी कुकिंग का भी नहीं आता।
ये सुनकर हमदान ने गहरी नकली मायूसी भरी नज़र अरूश पर डाली और कहा, चाची इसे जल्दी से खाना बाना बनाना सिखाइए, क्योंकि मैं पूरे 2 महीने की छुट्टियों पर आया हूँ और इन 2 महीनों के अंदर मुझे हर हाल में अपनी रुखसती चाहिए। ये सुनना था कि अरूश के हलक में खाना अटक गया। उसे जोर का अच्छू लगा और वो बुरी तरह खांसने लगी। नूरीन बेगम ने घबराकर फौरन गिलास में पानी डालकर उसे दिया। पानी का एक घूंट पीते ही अरूश बिना कुछ बोले टेबल से उठी और सीधे अपने कमरे की ओर भाग गई। उसकी इस घबराहट को देखकर शाइस्ता बेगम मुस्कुराई और बोली, शायद हमारी दुल्हनिया शर्मा गई है। नूरीन बेगम ने थोड़ी फिक्र जताते हुए कहा, लेकिन शाइस्ता इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो इसकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। इस पर हमदान ने तपाक से कहा, चाची आपकी बेटी जितनी शानदार पढ़ाई करती है ना, मुझे सब पता है, बस खुदा भरोसे पास होती है। आप पढ़ाई की फिक्र छोड़ें और उसे किचन संभालने सिखाएं। मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और अब जल्दी ही पोस्टिंग हो जाएगी। पता नहीं अगला ट्रांसफ़र कहाँ हो और कब वापस आने को मिले, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शादी अब हो जाए। बेटे की जिद देखकर शाइस्ता बेगम ने भी हामी भरी। नूरीन, अब तुम रुखसती दे ही दो तो अच्छा है, बच्चे अपनी ज़िंदगी शुरू करें। जब ये पक्की खबर अरूज तक पहुंची कि महाशय इस बार रुखसती का पक्का इरादा करके आए हैं, यहाँ तक कि शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है और ठीक 1.5 महीने के बाद उसकी शादी है, तो उसके दिल में एक भयानक खौफ ने दस्तक दे दी। उसे डर सताने लगा कि जैसे हमदान की कई आदतें बदल चुकी हैं, वो पहले से ज़्यादा रफ एंड टफ और सख्त मिजाज हो गया है। कहीं शादी के बाद उसे भी उस फौजी की तरह बच्चे पैदा करने का जुनून सवार न हो जाए। ये सोचते ही उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। दर्द की तेज लहरें दौड़ गईं। खौफ के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बच्चे पैदा नहीं करना। ओह गॉड, बहुत दर्द होता है। मैं भला क्यों इतना असहनीय दर्द बर्दाश्त करूं? और ये फौजी, ये तो घर आते ही सबसे पहले बच्चा पैदा करने की प्लानिंग करते हैं। ये जब जब छुट्टियों पर आएगा इसे बस बच्चा चाहिए होगा। ना बाबा ना, मैं ये सब झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो अंदर से बुरी तरह थर थर काँप रही थी। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली बनी हुई थी और पागलों की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी और टेंशन में अपनी उंगलियां भी चटका रही थी कि किसी भी तरह कोई भी बहाना बनाकर ये विदाई कैंसिल हो जाए। आखिरकार उसने पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहा, अम्मी, मेरी मेडिकल की पढ़ाई अभी आधी बाकी है, मैं बीच में अपना करियर नहीं छोड़ सकती। हमदान भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है? शादी कहीं भागी जा रही है क्या, या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? उनसे कहिए कि 2 साल के बाद शादी करेंगे। जैसे उसकी अम्मी ने अरूज के मुंह से हमदान भाई सुना, उन्होंने तपाक से एक चपत उसके सिर पर रसीद कर दी और आंखें तरेर कर बोली, जाहिल लड़की, शौहर है वो तुम्हारा। ये ना हो कि शादी के बाद भी तुम उसे हमदान भाई कहती फिरो। एक थप्पड़ मारेगा वो तुम्हें। जानती हो ना कि अब पहले जैसा सीधा साधा हमदान नहीं रहा। सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ है उसका। एक थप्पड़ भी पड़ गया ना तो तुम्हारे सारे 32 के 32 दांत सीधे पेट के अंदर नजर आएंगे। उसकी माँ ने तो बस उसे ऐसे ही डराने और चुप कराने के लिए मिर्च मसाला लगाकर कहा था, लेकिन अरूज ने इस बात को सीधे अपने दिल पर ले लिया और उसकी घिघी बंद गई। उसने तुरंत आंखें बंद करके हमदान के खतरनाक वजूद का कयास लगाया। वो 6 फीट 2 इंच का भरा हुआ मस्कुलर शरीर, चौड़ी फौलादी छाती और किसी हल्क जैसे मजबूत बाइसेप्स। फिर उसने डरते डरते खुद को आईने में देखा। एक दुबली पतली माचिस की तीली जैसी नाजुक अरूश जो उसके सामने एक छोटे से तिनके के जैसी लग रही थी। वो चलते फिरते पहाड़ जैसे इंसान का वजन कैसे झेल पाएगी? तभी अचानक उसके दिमाग में लेबर रूम की बही चीखती चिल्लाती औरत कौंध गई, जिसका शौहर भी उसी की तरह लंबे चौड़े कदकाठ का एक खूंखार फौजी था, जिसने 4 साल में चौथा बच्चा पैदा करके पूरी क्रिकेट टीम बनाने की ठान रखी थी। ये खौफनाक और ओवर पॉपुलेशन वाला ख्याल आते ही अरूज का दिल डूबने लगा। उसका बीपी मानो सीधे 0 पर पहुंच गया और वो छाती पर हाथ रखकर डर के मारे थर थर काँपते हुए आयतल कुर्सी और अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार की दुआएं फटाफट बुदबुदाने लगी। और फिर जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, घर में शादी की तैयारियां और शॉपिंग जोरों पर चल रही थी, लेकिन अरूज दिन ब दिन डिप्रेशन और पैनिक अटैक का शिकार हो रही थी। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसकी एक सहेली ने उसे एक बेहद खौफनाक और अजीब वाक़या सुनाया। सहेली ने बताया कि जिस फौजी की बीबी की डिलीवरी अरूज ने देखी थी, आखिरकार उस बेचारी औरत की मौत हो गई, क्योंकि उसके बेरहम शौहर ने डिलीवरी के बाद ज़रूरी 40 दिनों का परहेज भी नहीं किया था
और उस पर दोबारा जुल्म ढा दिया था। ये सुनते ही अरूश का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। अपने शौहर की शिद्दतों की ताब न लाते हुए बीबी मर चुकी थी। ये सुनकर तो अरूश का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। उसे लगा जो कुछ उस औरत के साथ हुआ, फ्यूचर में हमदान भी उसके साथ यही सब कुछ करेगा। डर के मारे उसकी तो भूख ही ख़त्म हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी जाना उसने छोड़ दिया था। मेडिकल की पढ़ाई को खैराबाद कह चुकी थी। आजकल तो नूरीन बेगम उसे बावर्ची खाने में खड़ा कर देती कि चलो हमदान की पसंद के खाने बनाना सीखो। अम्मी, ये भी कोई बात हुई? मैं क्यों सीखूं? ट्रेनिंग में क्या वो अपनी पसंद के खाने खाकर आए हैं? वहाँ तो अला बला जो मिलता है खाना पड़ता है, और मैं तो उसे अच्छा ही पका लेती हूँ। वो बावर्ची खाने में खड़ी भीगे हुए चावलों को मुंह में डालकर कह रही थी, ज़्यादा बकबक मत करो और जल्दी से पुलाव बनाओ, और मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनाना है। नूरीन बेगम उसे पुलाव बनाने का सारा तरीका बताकर जा चुकी थीं। अरूश को लगा कि हो सकता है वो खाने उल्टे सीधे पकाए तो मौसूफ शादी से इनकार कर दें, लेकिन ये चाल भी उसकी नाकाम हुई थी। उल्टा नूरीन बेगम ने उसे डांट दिया था कि ये क्या किया है तुमने, ठीक से क्यों नहीं पका रही हो। बहरहाल उसने सोचा कि उसे हमदान से ही बात करनी चाहिए, इसीलिए न वक्त देखा और न ये देखा कि ये बात मुनासिब भी है या नहीं। रात के 3 बजे वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। सामने ही हमदान का कमरा था। वो उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठा था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें 3 साढ़े 3 बजे ही उठा दिया जाता था। जैसे ही वो दोबारा लेटने लगा, दरवाजे पर दस्तक हुई और वो हैरान भी हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अरूश को देखकर उसे हैरत का झटका लगा। खौफजदा से अरूश को देखकर पहले तो वो भी घबरा गया। कहने लगा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अरूश ऊपर तो आ गई थी, लेकिन सामने खड़े हमदान को देखकर अब घबराई थी। वो मुझे आपसे बात करनी है, वो झिझकते हुए बोली। इस वक्त क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर हमदान को हैरत हुई। शादी नहीं करना चाहती? मैं आपके साथ रुखसत होकर बिल्कुल भी आपके कमरे में नहीं आने वाली। अरूश की आंखें अभी छलक ही पड़ेंगी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत उसके सर पर आ पड़ी हो। हमदान ने अपने सामने खड़ी अपनी मनकूहा को एक तिरछी और पारखी नज़र से देखा, जिसके घर में इन दिनों रुखसती की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हमदान ने अपने मजबूत हाथों को सीने पर बांधा और एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या रात के 3 बजे तुम मेरे कमरे में सिर्फ मुझे ये खुशखबरी देने आई हो? जी हाँ, उरूज ने बिना डरे कहा। क्यों भाई? इसलिए कि शादी के बाद जाहिर सी बात है आप सुहागरात भी मनाएंगे, और सुहागरात का मतलब है बच्चा, और बच्चा पैदा करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। बहुत दर्द होता है, बहुत, और मैं वो दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। और वैसे भी थोड़ी इंसानियत और शर्म नाम की चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। एक तरफ मेरी ये नाजुक सी जान और दूसरी तरफ आपका ये हाथी जैसा शरीर। आपको शर्म नहीं आती? हमदान के चौड़े कंधों और बॉडी बिल्डर जैसे वजूद को देखकर अरूश की वैसे ही सांसें फूलने लगती थीं, लेकिन अपनी बात पर वो अभी भी अडिग थी। हमदान ने अपने मजबूत डोले शोले दिखाते हुए एक अदा से कहा, ये जो देख रही हो ना, ये सब रुखसती के बाद के लिए बचा कर रखे हैं। और रही बात फैमिली प्लानिंग की, तो मैं वो नहीं करने वाला। मुझे तो फ़ौज खड़ी करनी है, तो थोड़ी हिम्मत और जान बनाकर आना मैडम। अरूश ने मुश्किल से अपना थूक निगला और हकलाते हुए बोली, मैं इतने बच्चे कैसे पैदा कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी रुखसती। सुना आपने? ये सब अभी ख़त्म कर दें। मैं अपनी भरी जबानी में कब्र में नहीं उतरना चाहती। हमदान उसकी बातों पर हंसा नहीं, बल्कि बिल्कुल संजीदगी से उसे घूरने लगा। वो धीरे से उसकी ओर एक कदम बढ़ा, जिससे अरूश पीछे हट गई। हमदान ने धीमी और मखमली आवाज़ में कहा, सच बताऊं, मैं भी यही सोचकर हलकान हो रहा था कि तुम जैसी नाजुक सी कली भला मेरे इस भारी भरकम वजूद को बर्दाश्त कैसे करेगी। और ये मत सोचना कि तुम चीखती चिल्लाती रहो और मैं पिघल जाऊंगा। जब तक कि मेरा दिल नहीं भरेगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हरगिज भी नहीं हूँ। ये सुनकर तो अरूश का चेहरा एकदम से ऐसे सफ़ेद पड़ गया जैसे मानो खून का नामो निशान ही मिट गया हो। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी और चिल्लाई, मैं कभी नहीं आऊँगी आपके कमरे में, सुना आपने? कभी नहीं। और अपनी लंबी चुन्नी संभालते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गई। हमदान उसकी पीठ की ओर देखते हुए मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया, पागल लड़की। वो तो चैन की नींद सो गया, मगर अरूश बेचारी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही, क्योंकि उसके दिमाग में हमदान के वो डोले शोले और उसकी फ़ौज वाले ख्याल बार बार टक्कर काट रहे थे। वो अपने कमरे में आकर रोने लगी। बार बार डर लग रहा था। उसके बाद उसने हमदान का सामना तक नहीं किया। दिन बड़ी तेज़ी से गुजरे थे।
मेहंदी के फंक्शन पर पीले जोड़े में अरूश की रंगत भी फक पड़ी थी। जब हमदान उसके बराबर में बैठा तो वो खिसक कर पीछे हटी। हमदान कहने लगा, क्या बात है, डर लग रहा है शादी से? बेसाख्ता अरूश ने हाँ में सर हिलाया। वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहने लगा, डर तो लगना भी चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रहा हूँ, तुम्हारी नाजुक सी जान और मुझ जैसे मजबूत मर्द की शिद्दतें तुम कैसे सह पाओगी? बीच में बस एक रात है, कल रात तुम दुल्हन बनकर मेरे कमरे में होगी। जैसे जैसे हमदान की सरगोशियां वो सुन रही थी, उसका दिल धक धक कर रहा था। मुझे तो अभी से तुम्हारी सेहत देखकर और तुम्हें देखकर डर लग रहा है कि कहीं बेहोशी न हो जाओ। वो जानबूझकर उसके कान में ऐसी बातें कर रहा था क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी नाजुक दुल्हन शादी के नाम पर घबरा रही है और उसकी घबराहट से वो लुत्फानंदोज हो रहा था। लेकिन ये नहीं जानता था कि उसका ये काम उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। उड़ी हुई रंगत के साथ अरूश हमदान की बातें सुन रही थी। देखिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना। वो फिर से बोली कि शायद हमदान को उस पर तरस आए। अरे कैसे कैसे चलेगा बेगम साहिबा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जुड़वा जुड़वा बच्चे पैदा हों और मैं उन्हें इंडियन आर्मी में भेजूँ। बड़े ही ख्वाब देख रखे हैं मैंने अपने बच्चों के बारे में, इसीलिए बच्चे तो पैदा करना पड़ेंगे। अरूश मेहंदी की रस्म के दौरान भी अपने आंसू साफ कर रही थी। मेहंदी ख़त्म होने के बाद जब अपने कमरे में आई तो हमदान की कॉल आ रही थी, मगर अरूश ने नहीं उठाई। हमदान के मैसेज आने लगे, यार नींद नहीं आ रही, अकेला बेड काट खाने को दौड़ रहा है, ये कल का दिन कब चढ़ेगा, कब तुम मेरे पास आओगी और मैं। अरूश बजाय इन मैसेजेस पर मुस्कुराती या खुश होती, उसे खौफ ने आन घेरा। उसने जल्दी से मोबाइल ऑफ किया और आंखें बंद करके जितनी दुआएं याद थी पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते वो सो चुकी थी। अगले रोज़ अफरा तफरी का माहौल था। पता नहीं चला दिन कैसे गुजर गया। आधे से ज़्यादा दिन तो उसका पार्लर में ही गुजर चुका था। दुल्हन बनी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हमदान की बातें अंदर ही अंदर उसकी जान निकाल रही थीं। तैयार होकर जब वो हॉल में पहुंची तो उसे ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद बारात भी आ चुकी थी। ढोल की आवाज़ सुनकर अरूश का दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बहरहाल कुछ देर में उसे स्टेज पर हमदान के बराबर में बिठा दिया गया। आज तो हमदान की नज़रें अरूश से हटने को तैयार ही नहीं थीं। उसका सर्द हाथ वो पकड़ चुका था और अरूश बुरी तरह से नर्वस हुई थी। आज तो क़यामत ढारी हो, मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हें सोने दूंगा। दिल चाहता है अभी हाथ पकड़ूं और तुम्हें ले जाऊं अपने कमरे में। जितना अरूश को खौफ आ रहा था, बजाय हमदान उसे भरोसा देता ऐसी बातें कर रहा था कि मेकअप में भी उसकी उड़ी हुई रंगत साफ दिखाई दे रही थी। वो हमदान के साथ सांस रोके बैठी हुई थी। रुखसती के वक्त अपनी माँ के गले लगकर वो बहुत रोई। हालांकि रुखसत होकर उसे ऊपर ही तो जाना था, लेकिन फिर भी रोए जा रही थी। नूरीन बेगम उसे समझाने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम कौन सा दूसरे शहर जा रही हो जो इतना रो रही हो। लेकिन हमदान जानता था कि उसे रोना किस बात पर आ रहा है। बहरहाल रुखसत होकर वो हमदान के कमरे में बैठी थी, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में सोचकर उसके जिस्म में कपकपाहट सी शुरू हुई थी। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और हमदान अंदर दाखिल हुआ। सामने बैठी अरूश को देखकर उसने अपने चेहरे के भाव बड़े गुस्सैल बनाए, जैसे बड़ा सख्त मिजाज इंसान हो, और फिर उसके ठीक सामने जाकर बैठ गया। वो जरा सा खिसक कर पीछे हटी थी। हमदान उसके चेहरे पर फैला हुआ खौफ देख चुका था। कहने लगा, देखो मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, इसलिए मेरी किसी बात पर भी विरोध करने की गलती मत करना, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जानती हो, हम आर्मी वाले अपनी फ्रस्ट्रेशन बीबी के साथ प्यार करके उतारते हैं। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी टेंशन उतारने का हमारे पास बस एक ही जरिया है। ये सुनकर अरूश का गला खुश्क हो गया। जानती हो, मैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बारे में क्यों कह रहा था? अपनी बात कहते कहते हमदान ने अरूश का हाथ पकड़ लिया था, जो कि बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था और बुरी तरह कपकपा रहा था। इससे पहले कि अरूश अपना हाथ पीछे करती, वो मजबूत गिरफ्त में उसका हाथ पकड़ चुका था। हमदान ने अपनी बात जारी रखी, क्योंकि जब हमारी फ्रस्ट्रेशन औरत पर निकलेगी तो बच्चा तो होगा ना। अरूश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। देखो, आर्मी वालों से नरमी की उम्मीद मत रखना, वो नरमी कर ही नहीं सकते, और वैसे भी शादी की रात तो मुश्किल है कि मैं तुम्हें सोने दूंगा, क्योंकि एक बार से हमारा गुजारा नहीं होता और एक बार से बच्चा भी पैदा नहीं होता। मुश्किल हो जाती है यार, इसलिए बार बार करना पड़ता है। ये कहते हुए हमदान अरूश के हाथ में अंगूठी भी पहना चुका था, मगर तभी अचानक से अरूश बेहोश होकर गिरी थी। कब से सांस रोके हमदान की बातें सुन रही थी,
लेकिन उसकी बातों ने उसे इतना खौफजदा किया था कि वो बेहोश हो चुकी थी और हमदान के तो होश उड़कर रह गए। अरूश, अरूश, क्या हुआ है तुम्हें? वो उसके गाल थपथपाने लगा, मगर वो होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। शिट, हमदान को उम्मीद नहीं थी कि शादी की रात उसका ये छोटा सा मजाक उसे इतना महंगा पड़ सकता है। वो बुरी तरह से घबरा गया था कि अब अपनी इस नाजुक सी परी का वो क्या करे। वो जल्दी से कमरे से बाहर आया, किचन से ठंडे पानी का गिलास लिया और वापस आकर धीरे धीरे पानी के छींटे अरूश के प्यारे से चेहरे पर मारने लगा। मगर वो तो सुध बुध होकर ऐसी सोई थी कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहरहाल हमदान ने धड़कते दिल के साथ उसकी कलाई थामी और उसकी पल्स चेक की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। हमदान ने राहत की गहरी सांस ली। अब कमरे में सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। हमदान ने बहुत ही प्यार से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। अपने भारी वेडिंग आउटफिट और हैवी ज्वेलरी में अरूश काफ़ी असहज लग रही थी। हमदान उसके बिल्कुल करीब झुका। उसकी भीनी भीनी खुशबू से उसका पूरा वजूद महक उठा। उसने धड़कते दिल और कांपते हाथों से उसके दुपट्टे से एक एक करके पिन्स उतारी और दुपट्टा हटाकर सोफे पर रख दिया। फिर धीरे धीरे उसकी भारी ज्वेलरी उतारी और उसे ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख दिया। जब इस भारी लिबास से आज़ाद होकर अरूश ने चैन की सांस ली तो उसका इनोसेंट और अट्रैक्टिव रूप देखकर हमदान के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। उसके अधकुले लाल अनारी नरम होठों को देखते वो खुद पर काबू न रख पाया। उसका मन अरूज के साथ थोड़ी शरारत करने को मचल उठा। उसने झुककर अपनी उंगली से अरूज के लाल मखमली होठों को बहुत धीरे से छुआ। वो होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम थे। मन बहुत तेजी से मचलने लगा कि इन होठों की नरमी अपने होठों से महसूस करे, लेकिन खुद को रोक लिया। अरूज की तेज और चलती हुई सांसों को करीब से महसूस करने के लिए हमदान ने अपना भारी हाथ ठीक उसकी दिल वाली जगह पर रखा। जैसे उसकी हथेली ने अरूज की नरम उभरती धड़कन को छुआ, हमदान के मन में एक तूफान सा उठकर खड़ा हुआ कि वो इस नाजुक सी जान को अपनी बाहों में पूरी तरह समेट ले और हमेशा के लिए अपना बना ले। उसका मन बुरी तरह बहकने लगा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद पर पूरा कंट्रोल रखा। वो एक आर्मी ऑफिसर था और अपनी मर्जी का पक्का था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बीबी के होश में आए बिना उसकी इस बेहोशी की हालत में उसके करीब नहीं जाना चाहता था। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपना तकिया अरूज के तकिए के करीब किया और उसके बिल्कुल पास लेट गया। अपना एक मस्कुलर हाथ अरूज के नाजुक पेट पर रखा, जैसे वो उसे दुनिया के हर खतरे से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कर रहा हो, और अपना सिर उसके गोरे महकते कंधे पर रख दिया। अपनी बीबी की खुशबू और उसके दिल की धड़कनों के साए में खुद पर काबू पाए हुए हमदान आखिरकार सुकून की नींद सो गया। रात की सोई अरूज की आंख सुबह सुबह खुली तो अपने कंधे पर वजन महसूस करके जैसे उसने मुदी मुदी आंखों से देखा तो हमदान को अपने इतने करीब देखकर बुरी तरह से हड़बड़ाई थी। अपने इतने करीब हमदान को देखकर जिस तरह से वो उछली थी, हमदान की भी आंख खुल गई। नींद भरी नज़रों से उसने जागी हुई अरूज को देखा। तौबा है लड़की, मेरी पूरी रात बर्बाद कर दी तुमने। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने? हुआ क्या था तुम्हें? अपना हाथ वो अब उसकी गर्दन पर रख चुका था और अपनी उंगली उसकी गर्दन पर धीरे धीरे घुमाने लगा। अरूज का सांस सीने में दोबारा से रुकना शुरू हुआ। अपना हाथ पीछे करें, वो मिनमिनाते हुए बोली। ऐसे कैसे पीछे करूं? अरे भाई, तुम मेरी बीबी हो, शादी इसलिए थोड़ी की है कि तुमसे पीछे रहूं। अब हमदान अपने लब उसकी गर्दन पर रख चुका था। अरूज ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसकी फौलादी जैसी जान के आगे अरूज का विरोध कहाँ मायने रखता था। अभी भी वो दुल्हन के लिबास में सजी हुई थी। वो उसके हाथों को अपने हाथों में ले चुका था और अब उस पर हावी हो चुका था। जानबूझकर उसने अपना थोड़ा सा वजन अरूज पर डाला। मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। अरूज ने आंखें जोर से बंद करके बड़े धीरे से ये बात कही थी। अरे मेरी नन्ही सी जान, अभी से? अरे अभी तो मैंने क्या ही किया है, मरने वाले मराहिल तो बाद में आएंगे। ये कहकर वो उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। बेखुदी सी हमदान पर छाने लगी थी। अब उसकी गुस्ताखियाँ बढ़ने लगीं, लेकिन दिन की रोशनी भी फैलने लगी थी। जैसे ही हमदान का हाथ अरूज के ब्लाउज की जिप तक पहुंचा, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हमदान अचानक पीछे हटा। अरूज ने भी शुक्र का सांस लिया। हमदान ने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। शिट, इस वक्त तक घर वाले उठ चुके होते थे। फिर नाश्ता भी नूरीन बेगम के पोर्शन में करना था। उसे पीछे हटना पड़ा। इस बार अरूज पर सचमुच गुस्सा आया था। सारा वक्त बर्बाद करके वो उठी थी। 1 हफ्ते की छुट्टी रह गई थी। इसके बाद हमदान की ड्यूटी शुरू होनी थी।
पता नहीं कहाँ उसकी ड्यूटी लगती। हमदान बेटा तैयार हो जाओ, नूरीन के घर नाश्ते पर जाना है। जी अम्मी, बस 10 मिनट में आ रहे हैं, हमदान ने आवाज़ लगाई। उरूश उस वक्त उठकर खड़ी हो चुकी थी। हमदान ने तीखी नज़र उस पर डाली। जाओ तैयार हो जाओ, आज तो बच गई तुम मुझसे, मगर रात को अगर बेहोश हो गई ना तो बेहोशी में ही सब कुछ कर लूँगा। अब इतना भी शरीफ नहीं हूँ मैं। अरूश जल्दी से अलमारी के पास गई, कपड़े निकाल कर वॉशरूम में जा घुसी। नाश्ता करने के बाद अरूश शाइस्ता बेगम के पास ही बैठी बातें करती रही। हालांकि सामने सोफे पर बैठे हमदान ने कई बार उसे इशारे किए थे कि कमरे में चलो, मगर वो नजरें ही बदल गई। रात को वलीमे की दावत भी ख़त्म हो गई। कमरे में आकर अरूश पर फिर से बदहवासी छाने लगी थी। हमदान इस बार जल्दी ही कमरे में आया था। अरूश को बेड पर बैठा देखकर उसके पास ही बैठ गया। आज तो कल से भी ज़्यादा हसीन लग रही हो। अरूश ने कोई जवाब नहीं दिया। जेबरात उतारते हुए हमदान ने कई गुस्ताखियाँ की थीं। अरूश बेहद नर्वस थी, मगर उसने उसे रोका नहीं। हमदान ने बड़ी मोहब्बत से उसे इस रिश्ते से परिचित करवाया, क्योंकि अरूश बहुत ज़्यादा डर रही थी। इस बार हमदान ने उसे भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा यार, परेशान मत हो, भला मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ दे सकता हूँ। मगर वो पैनिक होने लगती थी। मुझे बच्चा पैदा नहीं करना हमदान, मुझे डर लगता है। अपना खौफ उसने हमदान को डरते डरते बताया। बच्चा अभी जस्ट पैदा नहीं कर रही तुम, उसके लिए समय लगता है, और जब तक बच्चे का टाइम आएगा तुम्हारे मन से खुद ब खुद डर निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। सब औरतें बच्चा पैदा करती हैं। वो उसके खौफ को चाह कर भी ख़त्म नहीं कर पा रहा था। हमदान अब खुद पर और सब्र नहीं कर सकता था और इस पत्थर से भी अब सर नहीं फोड़ सकता था। उसने अपनी जुनूनी और गहरी नज़रों से अरूश के सहमे हुए चेहरे को देखा और अपनी उंगलियों के पोरों को धीरे से उसकी गर्दन पर रखते हुए अपने लबों से उसे छूने लगा। हमदान तो इस एहसास में पूरी तरह बहकने लगा था, लेकिन अरूश के दिल से वो पुराना डर अभी भी बिल्कुल भी नहीं निकला था। उसने घबराकर लाख हाथ पैर चलाए, हमदान के मस्कुलर वजूद को अपने से दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हमदान एक घने गहरे बादल की तरह उस पर छाता चला गया और बिना उसकी मर्जी की परवाह किए अपनी सारी मनमर्जियां करता रहा। अरूश उस भारी भरकम फौजी वजूद के नीचे कभी दर्द कभी घबराहट से सिसकी, लेकिन इसके बावजूद हमदान ने उसे बीच बीच में बहुत प्यार और हक से अपनी बाहों में समेट लिया ताकि उसकी घबराहट को कम कर सके। सुबह जब अरूश की आँख खुली तो हमदान के पहलू से लगी हुई थी। हमदान का हाथ अरूश की कमर पर था। वो जैसे ही पीछे हटने लगी, हमदान ने उसे और भी भींच लिया। आर्मी ऑफिसर से चालाकी बहुत महंगी पड़ सकती है मैडम। नींद से चूर भारी आवाज़ अरूश के कानों से टकराई। वो 9 बज रहे हैं। अरूश ने जान छुड़ाने का बहाना तराशा था। तो बजने दो, मैं रात को अम्मी से कह चुका हूँ कि लेट उठूँगा, बीबी को भी तो वक्त देना है, इसलिए आज बेफिक्र रहो। अरूश थोड़ी घबराकर एक बार फिर खिसकने लगी। जब हमदान ने उसे कलाई से पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वो बिल्कुल किसी नरम फूल की तरह उसके सीने से लग गई थी। कहने लगा, प्यारी वाइफ हो और कितना भागोगी, आज मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देने दूंगा। आखिर को सुहागरात है हमारी, मैं तुम्हारे साथ जी भरकर एंजॉय करना चाहता हूँ। गुजरी रात के लम्हात अरूश को याद थे। हमदान ने बड़ी नरमी से उसके साथ मोहब्बत का आगाज़ किया था। उसे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दी थी। अरूश के बालों को कान के करीब से हटाता हमदान उसकी गर्दन पर झुका था और वहाँ पर अपनी मोहब्बत निशावर करने लगा। तो अरूश का ठंडा होता जिस्म देखकर वो उसकी ओर देखने लगा। क्यों एक फ़ौजी की बीवी होकर इतना डरती हो? मेरा साथ दो यार। कल रात भी तो हमने ये सब कुछ किया था ना, लेकिन कल रात तुम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई थी। मैं चाहता हूँ आज हम दोनों जी भरकर एक दूसरे का साथ दें, और ये मेरा ऑर्डर है। खबरदार जो तुमने मुझ पर मोहब्बत बरसाने में किसी भी तरह की कोई कमी की, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरूश लरजती कांपती हुई पलकें उठाकर उसे देखने लगी। कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल रात आपने कर तो लिया था, अब दोबारा से ये सब कुछ करना ज़रूरी है क्या? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? एक दफ़ा करने से आपका मन नहीं भरा क्या? उसकी बात सुनकर हमदान उसे घूर कर देखने लगा। कहने लगा, मेरी छुट्टी में सिर्फ 6 दिन बाकी रह चुके हैं मोहतरमा, और इन 6 दिनों में मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। तुम्हारे साथ हर रात एंजॉय भी करूँगा और बच्चे भी पैदा करवाऊँगा। ये तो अच्छी बात है ना? जानती हूँ ख़ानदान की बड़ी औरतें उस लड़की को बड़ी अच्छी नज़रों से देखती हैं जो पहले ही महीने उन्हें पोता पोती की खुशखबरी सुना देती हैं। ये कहकर हमदान उसे अपनी बाहों में भरकर उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा था।
न चाहते हुए भी अरूश अपना आप उसके हवाले कर चुकी थी और वो लम्हात उसके साथ गुजारने लगी। उसने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया और जैसे ही वो उठी तो सीधा वॉशरूम में भागी थी। खुद को आईने में देखकर हाँफने लगी। उसे अपनी रंगत पीली पड़ती महसूस हो रही थी और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। खुद को ही आईने में देखकर कहने लगी, ना बाबा ना, मैं तो उस बॉडी बिल्डर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल सर्द पड़ चुकी हूँ। मेरा चेहरा तो देखो कैसा पीला पड़ चुका है, और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मेरा क्या हाल होगा। मैं तो पहले ही दिन चकरा कर गिर जाऊंगी। बहरहाल इन 6 दिनों में एक रात भी हमदान ने उसे नहीं बख्शा था। अपनी तरफ से तो उसके साथ बेहद मोहब्बत से पेश आता और उसका ख्याल भी रख रहा था। इन 6 दिनों में वो उसके साथ घूमने फिरने के लिए भी गया था। फिर उन्होंने बाहर डिनर भी किया और फैमिली के साथ एक दिन वो पिकनिक मनाने भी गए थे। मगर अरूज का दिमाग बस इसी चीज़ पर अटका हुआ था कि कब उसकी जान छूटेगी हमदान से। अगली सुबह हमदान ने वापस ड्यूटी पर जाना था और वो 6 महीने तक घर वापस नहीं आने वाला था। आज उनके ख़ानदान में एक दावत रखी गई थी। दावत से वापस आने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अरूश अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। जब उसे देखकर हमदान को कुछ हुआ। शायद अपनी प्यारी सी बीबी को देखकर उसे 6 महीने के लंबे वक्त की दूरी महसूस हो रही थी। वो गहरी सांस भरता उसके पास आया और उसे पीछे से अपने साथ लगाकर उसकी गर्दन में मुँह छुपा लिया। कहने लगा, क्या तुम मुझे मिस करोगी? अरूज तो सर झटक कर कहने लगी, मैं तो शुक्र अदा करूंगी कि आप जैसे खड़ू से मेरी जान छूट रही है। 6 दिन तो आपने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। वो मुंह फुलाकर बोली। तो वो कहने लगा, बस तुम्हारे दिमाग में तो यही सब कुछ चलता रहता है। अरे वो बीवियां तो खुशकिस्मत होती हैं जिनके शौहर उन्हें रात भर सुकून से सोने नहीं देते। ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं चला जाऊंगा। तब मेरा स्पर्श याद किया करोगी तुम। मेरी मोहब्बत निछावर करना याद आएगा तुम्हें। तब तुम्हें मेरी याद आएगी। तभी तुम्हें एहसास होगा कि शौहर की मोहब्बत क्या होती है। उस वक्त तो अरूज को उसकी ये बातें समझ नहीं आई। सारी रात वो एक लम्हे के लिए भी अरूज को सोने नहीं दे रहा था और सुबह 3 बजे उठकर सीधा अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। आंखों में नींद लिए अरूज भी उठी थी। वो सामान पैक करके खड़ा था, सबसे मिल रहा था और आखिर में अरूज के पास आया। उसकी नाक पर चुटकी काटकर सबके सामने उसे हाथ ही मिलाया था। फिर कहने लगा, बहुत चिढ़ नहीं थी ना मुझसे? साफ जाहिर है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती यार। अरूज तो सुख कर सांस ले रही थी। कहने लगी, हाँ नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत। मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि जान छूट रही है मेरी। आप जाएंगे तो लंबी तान कर सोऊंगी। उसकी हरकत पर हमदान ने उसे घूर कर देखा। बहरहाल वो उसकी नेचर को अच्छे से जानता था कि ये लड़की ऐसी ही है। वो वहाँ से जा चुका था। अरूज को भी उसको जाता देखकर दिल में कुछ हुआ था, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती सीधा अपने कमरे में आकर लेट गई। अगली सुबह वो 7 बजे उठी थी। एक कंगड़ाई लेकर सीधा अपनी अम्मी जान के पोर्शन में आ गई थी। कहने लगी, अम्मी आज मुझे नाश्ता आपके साथ ही करना है। आपके हाथ के लच्छेदार पराठे बहुत याद आ रहे हैं कसम से। हमदान के जाते ही उसकी रूटीन एक बार फिर वैसी ही हो चुकी थी जैसे वो शादी से पहले रहती थी। हर वक्त अपनी अम्मी के पोर्शन में बैठे रहना। उसकी माँ कहने लगी, बेटा ये गलत बात है, तुम अब शादीशुदा हो, जाओ जाकर अपनी सास के पास बैठो, उनके काम में मदद करो। सारी ज़िंदगी यहीं मेरे पास ही तो रही हो। लेकिन वो कभी ऊपर कभी नीचे यही सब कुछ करती रहती थी। एक शाम वो चिप्स खाती सीढ़ियों से उछलकर उतर रही थी जब हमदान की माँ ने उसे देखा। एकदम से वो उठकर खड़ी हुई, कहने लगी, अरे अरे बेटा आराम से उतरो, इतनी उछल कूद क्यों कर रही हो? तुम अब कुंवारी थोड़ी हो, खैर से शादीशुदा हो। एकदम से उसके कदम रुक गए। आंखें टिमटिमाकर बोली, क्यों भाई, शादी के बाद उछल उछल कर उतरा नहीं जा सकता? वो कहने लगी, नहीं बेटा वो बात नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि खैर से कोई खुशखबरी हो। और जिस तरह से तुम सीढ़ियाँ उछल उछल कर उतर रही हो, कहीं कोई नुकसान हो गया तो? वो उसे बड़े प्यार से समझाते हुए अपने पास बिठा चुकी थीं और उसे छोटी छोटी बातें समझाने लगीं, जिन्हें सुनकर एक बार फिर से वो बिल्कुल बदमजासी हो चुकी थी। कहने लगी, ताई जान मेरी अभी उम्र ही क्या है, मुझे तो बड़ा डर लगता है बच्चे पैदा करने वाले कामों से। मैं एक लड़की हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बनना चाहती मैं। ये कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में जा चुकी थी। लेकिन जब से सीढ़ियों से उछलकर उतरी थी, उसे अपने पेट में एक अजीब सा नए तरीके का दर्द भी महसूस हो रहा था। वो यूं ही अपने पेट पर मसाज करती हुई सो चुकी थी। कुछ देर के बाद ही उसे अपने पेट में तेज दर्द के साथ साथ मतली भी होने लगी।
इसके बाद तो उससे वॉमिटिंग शुरू हो चुकी थी, चक्कर आ रहे थे। हाय हाय करके उसने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। कहने लगी क्या हो गया मुझे, कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। उसकी हालत इस कदर ख़राब हो रही थी। उसकी ताई कहने लगी क्या हुआ बेटा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, लगता है तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। मगर उसने जाने से फ़ौरन इनकार कर दिया। कहने लगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं अम्मी के हाथ का बना काढ़ा पी लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, बस मुझे अपनी अम्मी के पास रहना है। ये कहकर वो सीधा अम्मी वाले पोर्शन में जा चुकी थी। दिमाग में अजीब से ख्यालात भी आ रहे थे। तभी हमदान की कॉल भी आई, जो इस वक्त बॉर्डर के करीबी एक चौकी पर मौजूद था। कहने लगा क्या हुआ है तुम्हें लड़की, अभी मुझे अम्मी की कॉल आई थी, बता रही थी कि तुम्हें वॉमिटिंग शुरू हो गई है, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है, मैं पापा तो नहीं बनने वाला। ये सुनकर अरूश का तो और भी जी खराब होने लगा। कहने लगी अल्लाह ना करे मैं माँ बनूँ। हमदान को उसकी इस हरकत पर काफ़ी गुस्सा आया था। कहने लगा पागल हो तुम, अरे लड़कियां तो खुशी महसूस करती हैं जब उन्हें ये खुशखबरी मिलती है, और तुम कह रही हो कि अल्लाह ना करे, कैसी लड़की हो तुम, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। वो कॉल पर एक बार फिर उसे डांटने लगा और अरूश कहने लगी आपने मेरी सेहत पूछने के लिए कॉल की है या फिर डांटने के लिए, अगर ये सब कुछ करना था तो प्लीज़ मुझे कॉल ही मत किया करें। वो कॉल बंद कर चुकी थी। हमदान उसे दोबारा कॉल कर रहा था, लेकिन उसने अपना मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। पेट में अजीब से उठते मरोड़ देखकर उसने सीधा गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या लक्षण जाहिर होते हैं। जो कुछ वहाँ पर लिखा आ रहा था 80% तो सब कुछ सच ही था। अगर वो किसी बड़े के साथ डॉक्टर के पास जाती तो यकीनन मसला हो सकता था। इसलिए 2-3 दिन के बाद मौका देखकर उसने अकेले ही गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का फैसला किया। वो डॉक्टर के सामने बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। डॉक्टर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी बेटा आपको मसला क्या है, पिछले 15 मिनट से मैं आपका चेहरा देख रही हूँ और आप मेरा, मुझे कुछ बताएंगी तो मुझे आपकी बीमारी का पता चलेगा ना। देखें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिला झिझक होकर मुझे बताएं। वो कहने लगी कि कहीं मेरे पेट में बच्चा तो नहीं। डॉक्टर मुस्कुराकर बोली अब ऐसे कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर लेटे, मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा। वो डरते डरते बेड पर लेट चुकी थी। जब डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो कहने लगी मुबारक हो बेटा, आप माँ बनने वाली हैं। और ये सुनकर तो अरूश के चेहरे की हवाइयाँ बुरी तरह से उड़ चुकी थीं। डॉक्टर को लगा कि ये सुनकर वो खुश होगी। डॉक्टर कहने लगी क्या बात है, क्या आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई। अरूश अब उसे क्या बताती कि उसे तो डिलीवरी के वक्त होने वाले दर्द का सोचकर ही जान जाती है। अगले ही पल वो सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी नहीं डॉक्टर साहिबा, मुझ जैसी लड़की खुश कैसे हो सकती है, मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं, प्लीज़ आप इस बच्चे को ख़त्म कर दें, मेरा अबॉर्शन कर दें। डॉक्टर को तो उसकी हरकत पर हैरत हुई थी। कहने लगी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, आपके शौहर कहाँ हैं, मैं ये सब कुछ बगैर आपके घर वालों की मर्जी के नहीं कर सकती, पर आप ये अबॉर्शन आखिर करवाना क्यों चाहती हैं। अरूश ने गहरी लंबी सांस ली। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लेबर रूम की वो चीखें गूंज रही थीं जो उसने अपने कानों से सुनी थी। उसके मुंह में जो आया वो बोलती चली गई। डॉक्टर से कहने लगी डॉक्टर साहिबा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ बस गलती से हो गया, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो वो मेरी जान ले लेंगे, मैं बस अपने किए पर पछता रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। डॉक्टर भी परेशान हो चुकी थी। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाकर कहने लगी पता नहीं आजकल की नौजवान नस्ल को क्या हो गया है, शर्म हया नाम की चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। यकीनन तुम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी और किसी लड़के के प्यार के झांसे में आकर यह हरकत कर दी होगी। खुदा ही पूछे तुम लोगों को, गुनाह खुद करते हो और फिर हमें भी गुनाह करने पर मजबूर करते हो कि हम लोग इन मासूम जानों को अपने हाथों से ख़त्म कर दें। डॉक्टर ने उसे 2 टैबलेट्स ला कर दी। कहने लगी ये खा लो, बच्चा खुद ही गिर जाएगा। वो दवाई लेकर घर आई और सीधा किचन में भागी थी। गर्मा गर्म दूध के साथ वो गोली खाकर कमरे में लेट चुकी थी और फिर अगले ही दिन उसे महसूस हो चुका था कि वो बच्चा उसकी ज़िंदगी से जा चुका है। ऐसा करते हुए एक बार भी उसका वजूद नहीं कांपा था, बस एक डर था कि अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। एक गहरी सांस खारिज करते वो करवट लिए लेटी थी जब हमदान की कॉल एक बार फिर से आई थी। पिछले 3 दिनों से उसने हमदान से कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं की थी।
फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया तो हमदान काफ़ी गुस्से में था। कहने लगा, कितनी लापरवाह लड़की हो तुम, ज़रा शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारा शौहर यहाँ पर तुम्हारी मिन्नतें कर रहा है, तुम्हें तो शायद मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। तुम्हारी बला से तो यहाँ मुझे बॉर्डर पर गोली लग जाए। ये अल्फाज सुनकर अरूश तड़प सी उठी थी। घबरा कर कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन, गोलियां लगे आपके दुश्मनों को, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके मुंह से ये सुनकर हमदान को थोड़ा अच्छा भी लगा। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और वो बस हड़बड़ाते हुए उसे बता रही थी कि वो पहले से अब काफ़ी बेहतर है। कुछ देर के बाद हमदान कॉल बंद कर चुका था और वो अपने चेहरे पर आई पसीने की बूंदें साफ करने लगी। कुछ दिनों तक तो उसे ये डर लगा रहा कि कहीं इस बारे में किसी को पता न चल जाए, लेकिन धीरे धीरे सब लोग भूल चुके थे। 1 महीना हो चुका था हमदान को ड्यूटी पर गए हुए, और इस 1 महीने में उसे बार बार अपनी शादी के दिन याद आ रहे थे, जब हमदान उसके पहलू में बैठकर उसे बार बार तंग कर रहा होता था। बार बार कभी सुहागरात की तो कभी बच्चों का कहकर उसे सताता था। शरारत से उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरता तो कभी उसे अपनी बाहों में भरकर 2 अर्थी अल्फाज कहकर उसे शर्माने पर मजबूर कर देता था। न जाने कब उसकी गैर मौजूदगी में अरूश को उससे मोहब्बत हो गई थी और उसे पता ही नहीं चला था। एक रात 1:30 बजे का वक्त था जब अरूश को हमदान की याद इस कदर सताने लगी कि वो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ के लिए बिलखता है। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों में उसे हमदान की वो महक महसूस हो रही थी जिसने उसके पूरे वजूद को बेकाबू कर दिया था। वो बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे हमदान के उन लबों की नरम छुअन को बुरी तरह मिस कर रही थी, जो कभी उसकी गर्दन और कभी होठों पर पिघल जाया करते थे। उसका अंग अंग हमदान की उन मजबूत बाहों में सिमट जाने के लिए बुरी तरह मचल रहा था, जहाँ वो खुद को दुनिया से सबसे महफूज मानती थी। अरूश का दिल तड़प तड़प कर बस यही चाह रहा था कि काश इस वक्त हमदान यहाँ होता और वो उसके उसी चौड़े फौलादी सीने पर अपना सर टिकाती और अपनी दिन भर की सारी थकान, सारा डर, सारी तन्हाई पल भर में उतार देती। इस बेताबी और दीवानगी में उसने वक्त की परवाह किए बिना कांपते हाथों से तुरंत हमदान का नंबर डायल कर दिया। हमदान उस वक्त नाइट ड्यूटी पर मौजूद था, अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा था, जब उसे अचानक से अरूश के नंबर से कॉल देखकर हैरत हुई। इससे पहले अरूश ने कभी भी खुद से उसे कॉल नहीं की थी। वो संजीदगी से कॉल उठाकर कान से लगाने लगा तो दूसरी तरफ से अरूश के रोने की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से घबरा चुका था। बड़ी बेताबी से कहने लगा, अरूश क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? मगर वो रोते हुए कहने लगी, आई लव यू, मुझे मोहब्बत हो गई आपसे, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ आपसे। आप कब वापस आएंगे? कसम से ये कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बेड के नीचे से जिन भूत निकल कर आ जाएंगे या फिर अलमारी से कोई चुड़ैल निकल आएगी। मुझे बस आपकी बाहों में लेट कर सोना है। प्लीज़, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप वापस आ जाए ना। एकदम से रात के इस पहर उसके मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनकर हमदान तो 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। वो खुशी से खिलखिलाकर हंसा, फिर कहने लगा, अच्छा, मैंने कहा था ना तुम मुझे मिस करोगी। अब रोना तो बंद करो यार, मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस क्या करूं, ड्यूटी ऐसी है। तुम तो एक फ़ौजी की बीवी हो, तुम्हें तो मजबूत बनना चाहिए। अभी तो तुमने मेरे बच्चे भी पैदा करने हैं, इतनी सी बात पर रोने लग गई हो। जब मेरे जुड़वा बच्चे पैदा करोगी तब क्या हालत होगी तुम्हारी? बच्चों का सुनकर अरूश के चेहरे पर कई साए आकर गुजरे थे। वो गड़बड़ाते हुए कहने लगी, नहीं, आप बार बार बच्चों की बातें क्यों करते हैं? क्या बच्चों के लिए शादी की थी आपने मुझसे? मेरी बात करें, आप कब आएंगे? हमदान चिढ़कर कहने लगा, आ जाऊंगा बाबा, आ जाऊंगा। बस 4.5 महीने ही तो रह गए हैं, फिर तुम्हारे पास ही होऊंगा। यूँ धीरे धीरे अरूश को हमदान से बेतहाशा मोहब्बत हो चुकी थी। जब भी कोई काम न होता तो हमदान को कॉल मिला लेती। यूं ही करते हुए 6 महीने चुटकी बजाकर गुजर चुके थे। अरूश तो ये भी भूल चुकी थी कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। जिस शौहर से वो मोहब्बत करती थी उसका बच्चा उसने अपने हाथों से मार दिया। 6 महीने के बाद जब हमदान ने वापस आना था, उस रोज़ सुबह सवेरे 3 बजे ही अरूश उठ चुकी थी। इससे पहले उसे इतनी जल्दी उठता हुआ किसी ने नहीं देखा था। सुबह सवेरे ही उसने घर की साफ़ सफाई की थी, फिर हमदान की पसंद के खाने बनाए थे और ख़ुद भी बेहद अच्छे से तैयार हो चुकी थी। उसके चेहरे पर आई खुशी देखकर उसकी माँ और सास जानबूझकर उसे छेड़ रही थी और वो शर्माए जा रही थी। हमदान जब 6 महीने बाद घर आया तो सबसे मिला
आखिर में अपनी जान से प्यारी बीबी को ये निखरा निखरा देखकर उसका तो बस नहीं चढ़ रहा था कि अभी उसे बाहों में भर ले, लेकिन सबके सामने खुद पर काबू पा गया। बार बार उसकी नज़रें अरूज पर ठहर रही थीं। जैसे ही खाना लगाने के लिए अरूज किचन में गई तो फौरन से हमदान उसके पीछे आया और उसे बाहों में भर लिया। अरूज भी उसके गले लग चुकी थी और फिर आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, बहुत जालिम हैं आप, मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। बस मुझे नहीं पता, अब मैं आपके बगैर नहीं रहूँगी। हमदान उसे कितनी ही देर तक अपने सीने से लगाए खड़ा रहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा भी पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। मुझसे भी अपनी इतनी प्यारी सी बीबी से इतने महीनों के लिए दूर नहीं रहा जाता। मैं अब तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, हम दोनों वहीं फ्लैट में रहेंगे। अरुष को तो आज अपना कमरा भी बड़ा अच्छा लग रहा था। रात को उसने बड़े अच्छे से तैयारी की थी। खाने से फ्री होने के बाद हमदान और अरूज कमरे में आ चुके थे और वो रात दोनों ने एक दूसरे के साथ भरपूर एंजॉय की थी। अगली सुबह हमदान मुस्कुराकर कहने लगा, बस तय हो गया, इस बार तो मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करके ही छोड़ूंगा। मुझे छोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए। ये क्या बात हुई, 6 महीने ऐसे ही ख़राब हो गए और अभी तक तुमने मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। ये अल्फाज सुनकर अरूज के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। वो सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी पर आया था और इस बार अरूज को भी अपना सामान पैक करने के लिए बोला था और 10 दिन के बाद वो लोग रवाना हो गए और नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जहां पर इन दोनों हमदान की ड्यूटी लगी थी। उसे गवर्नमेंट की तरफ से घर दिया गया था, जहां पर वो अपनी बीबी के साथ शिफ्ट हो चुका था। यहाँ आकर अरूज काफ़ी खुश थी जब एक शाम हमदान आकर उससे कहने लगा, मेरी प्यारी वाइफ हो, आज हम दावत पर जाएंगे। मेरे दोस्त नवीद को जब पता चला कि मैं तुम्हें लेकर आ गया हूँ तो उसने भी कहा कि आज रात भाभी को लेकर लाजमी दावत पर आना। सो तुम आज रात तैयार हो जाना, हम दोनों चलेंगे। अरूज खुशी खुशी तैयार हो चुकी थी, ये जाने बगैर कि आज रात के बाद उसकी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। वो दोनों मिस्टर नबीद के यहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ पर उनके कुछ और दोस्त और उनकी बीबियाँ भी दावत पर बुलाई गई थीं और घर के बड़े सहन में ये सारा इंतजाम किया गया था। अरूज वहाँ पर हमदान के बाकी दोस्तों की बीबियों के साथ बैठकर बातें करने में बिजी थी। अभी तक उसकी मुलाकात नबीद की बीबी से नहीं हुई थी। जब एक ओर से मिसेज नबीद आई तो सबसे पहली मुलाकात उनकी हमदान से हुई। हमदान मुस्कुराकर अरूज की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रही मेरी बीबी अरूज। जैसे ही उनकी नज़र अरूज पर पड़ी तो चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। हमदान की तेज नज़रों ने कुरतुल ऐन के चेहरे के हाव भाव को फौरन पहचान लिया। कहने लगा, क्या हुआ, क्या आप अरूज को पहले से जानती हैं? वो कहने लगी कि अरूज आपकी वाइफ है, ये लड़की आपकी वाइफ है ना सच्ची? हमदान कहने लगा, जी यही मेरी बीबी है। क्यों, क्या बात है? उसके अंदर का फौजी एकदम से जाग चुका था। कुरतुलैन कहने लगी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो उसे एक और लेकर जा चुकी थी। फिर कहने लगी, आपकी बीबी ने अबॉर्शन क्यों करवाया था? आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि आपको बच्चों से काफ़ी मोहब्बत होगी, लेकिन एक तो वो इतनी कम उम्र में शादीशुदा हो गई, फिर उन्हें प्रेगनेंसी भी हो गई और फिर अबॉर्शन का कह देना। हमदान के सर पर तो जैसे कोई लावा सा फट पड़ा था। कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हो सकता है उसकी शक्ल जैसी कोई और लड़की हो। और उससे मेरी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई है। लेकिन कुर्तुलैन कहने लगी, नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये वही है। मुझे कह रही थी कि मेरी अभी शादी नहीं हुई और मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है, इसीलिए मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये बात तो कुर्तुलैन कर तो चुकी थी, मगर हमदान की वो सारी मोहब्बत का स्तूप, वो सारा इश्क, वो भरोसा जो वो उरूज पर करता था, सब कुछ एक पल में किरची किरची होकर ज़मीन पर गिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करे। वो खामोश हो चुका था। जैसे वो मिसेज नबीद को लेकर अरूज के पास आया तो कुर्तुलैन को देखकर अरूज के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। साफ जाहिर था कि वो उससे पहले भी मिल चुकी हैं और हमदान की फौजी नज़रों के लिए इतना ही काफ़ी था। बगैर खाना खाए वो अरूज का बाजू पकड़कर वापस लेकर आया था। घर आते ही वो उसे बाजू से खींचकर सामने खड़ा कर चुका था। आज से पहले उसने हमदान को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। बहुत कुछ था उसकी आंखों में जो टूट चुका था। कहने लगा, क्या तुमने अबॉर्शन करवाया था? ये वक्त यूँ पलटकर अरूज के सामने आएगा उसने तो कभी सोचा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। कहने लगी, नहीं, पहले प्लीज़ मेरी बात तो सुन ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर वो गुस्से से दहाड़ा। कहने लगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। क्या तुमने अबॉर्शन करवाया था? कहने लगी, हाँ मैंने करवाया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोले या झूठ, लेकिन एक सन्नाटेदार थप्पड़
हमदान ने उसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि अरूश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। वाकई एक फौजी का हाथ जब मुंह पर पड़ता है तो क्या हालत होती है वो समझ चुकी थी। हमदान कहने लगा, तुम तुम इस किरदार की निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था मैं तुम्हारे करीब आने वाला पहला मर्द हूँ, मगर तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई, मुझे धोखा दिया। तभी कहती थी कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, क्योंकि तुम पहले से ही किसी का बच्चा अपने पेट में रखकर उसे ख़त्म करवा चुकी थी। अरूश का तो सांस जैसे गले में ही अटक चुका था। वो तो बस जैसे तैसे हमदान को सच्चाई बताना चाहती थी कि वो डिलीवरी के दर्द से डर गई थी और ये गुनाह कर चुकी थी। अब दोबारा वो ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन हमदान तो बात को कुछ और ही तरफ मोड़ चुका था। एक झूठ जो उसने डॉक्टर से बोला था कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट है, वो झूठ उसके गले यूं पड़ेगा उसने कभी सोचा नहीं था। अरूश की सारी जिंदगी एक सवालिया निशान बन चुकी थी। जब हमदान ने उसे बाजू से पकड़कर फिर से बाहर निकाला, दफा हो जाओ इस घर से, तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। तुम जैसी लड़की पर अपनी मोहब्बत लुटाता रहा मैं, लानत है मुझ पर। वो रो रही थी और कह रही थी, नहीं हमदान प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। मगर हमदान ने अपने ड्राइवर से कहा कि इसे वापस मुंबई छोड़ कर आओ। अरूश रो रही थी, मिन्नतें कर रही थी, मगर हमदान गुस्से से कहने लगा, वापस चली जाओ, वरना ये ना हो कि मेरे मुंह से वो अल्फाज सुन लो कि उसके बाद तुम और मैं एक दूसरे के लिए गैर महरम हो जाएं। अरूश के लबों पर ताला लग चुका था और वो रोते हुए वापस मुंबई आ चुकी थी। उसे वह अचानक देखकर सभी हैरान थे। वो अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। हमदान का नंबर लगातार बंद जा रहा था। सब उससे पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है और वो समझ नहीं पा रही थी कि उनको क्या बताए। और फिर उसने रोते हुए सच्चाई अपनी माँ को बता दी कि अपने ही बच्चे को उसने अपने हाथों से ख़त्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लेबर पेन से बच सके। वो डॉक्टर से बोला गया झूठ और अबॉर्शन का सुनकर एक जोरदार थप्पड़ तो उसने अपनी माँ से भी पड़ चुका था। हमदान ने पहले अपनी माँ को कॉल करके बता दिया था, जिसके बाद तो उसे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। नूरीन बेगम भी सर पकड़कर बैठ चुकी थी। उन्हें अपनी बेटी के चरित्र पर यकीन था, लेकिन वो अपने और हमदान की निशानी को जिस अंदाज में ख़त्म कर चुकी थी, उन्हें अपनी बेटी से गहरी नफरत महसूस हो रही थी। गुस्से से तड़प कर कहने लगी, तुम डायन हो, तुम औरत नहीं हो, तुम एक माँ बनने के काबिल ही नहीं हो। तुम जैसी ही औरतें होती हैं जो बच्चे पैदा करके कचरे में फेंक जाती हैं, तुम तो उसे पैदा करके भी मार ही देती। अरूश को पहली बार कुछ हुआ था। उसके अंदर की ममता जाग गई थी। वो अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखकर कहने लगी, नहीं अम्मी प्लीज़ ऐसा मत कहें, मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ। वो कहने लगी, जालिम हो तुम, जानती हो जब तुम मेरे पेट में थी और पहली दफ़ा मुझे ये पता चला कि तुम इस दुनिया में आने वाली हो, मैं भी तुम जैसी ही एक कम उम्र लड़की थी, लेकिन एकदम से तुम्हारे आने की खबर ने मेरे अंदर ममता जगा दी थी। तुम्हारे लिए मोहब्बत पहले दिन से मेरे दिल में बनना शुरू हो गई थी और तुमने अपने हाथों से अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। उसे खाने पीने का कोई होश नहीं था और उससे कोई पूछने वाला भी नहीं था। वो हमदान को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन हमदान उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसके लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी कि अरूश जैसी लड़की ऐसा भी कर सकती। रो रो कर अरूश बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। अपनी जेठानी को जाकर नूरीन बेगम ने ये बताने की कोशिश ज़रूर की कि मेरी बच्ची बदकिरदार नहीं है। हाँ उसने गुनाह किया है, लेकिन ये उसका और हमदान का ही बच्चा था। 1 महीने के बाद हमदान वापस आया था। पहले से काफ़ी कमज़ोर था, आंखों के नीचे हल्के थे और पहले से भी काफ़ी सख्त और संजीदा सा लग रहा था। जैसे ही वो आया तो रोते हुए अरूश नीचे आई थी। हमदान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन ले प्लीज़। मगर वो इनकार कर चुका कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मगर वो एकदम से उसके कदमों में गिर चुकी थी। कहने लगी, नहीं प्लीज़ मुझसे ये लफ्ज़ दोबारा मत कहिएगा, मैं मर जाऊंगी। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं अपने माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बेशक आप जैसे चाहे मेरा टेस्ट करवा लें, मेरी पाक दामनी का सबूत ले लें, लेकिन मैं सच में पाक दामन हूँ। वो बच्चा आपका और मेरा था। मैं बस लेबर पेन से डरने के कारण आपके उस बच्चे को ख़त्म करवा गई थी और डॉक्टर से ये झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं झूठ ना बोलती तो वो आपकी साइन ज़रूर मांगती।
वो रो रो कर सब कुछ कह रही थी, मगर हमदान का फौजी दिमाग इतनी आसानी से कैसे यकीन कर लेता। उसने डॉक्टर कुर्तुलैन को बुलवाया और फिर जब डॉक्टर कुर्तुलैन ने अपने कंप्यूटर में अपने पास आने वाले तमाम पेशेंट की हिस्ट्री चेक की, तो अरूश जिस तारीख को उनके पास आई थी उस वक्त हमदान और उसकी शादी को 1.5 महीना गुजर चुका था। यानी ये बच्चा हमदान का ही था। ये जानकर हमदान को दिली दुख हुआ था। वो कदमों में गिरकर बार बार माफ़ी मांग रही थी। आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दे हमदान, आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं आपके लिए हर दर्द सहने को तैयार, लेकिन प्लीज़ मुझे मत छोड़िएगा। उसे यूं बच्चों की तरह रोता बिलखता देखकर हमदान को उस पर तरस तो आ ही चुका था। वो उसे वापस ले आया, लेकिन ना ही उस पर मोहब्बत लुटाता था अब, और ना ही अब उसके करीब आता था। बस अपने कमरे में ला चुका था। रातों को उठकर अरूश रोती उसके सीने से लिपट जाती तो वो बहुत ही नरमी से उसे खुद से अलग कर देता। सो जा अरूश, मुझे नींद आ रही है। फिर धीरे धीरे जब अरूश पहले से काफ़ी बदल चुकी थी, हर वक्त खोई खोई रहती, न ढंग से खाती न किसी से बात करती, कुछ ही महीनों में उसकी सेहत खराब होने लगी थी। पहले जो उसके गालों पर गुलाब खिलते रहते थे, अब उनकी सुर्खी कम होने लगी थी। उसके नरम गुलाबी होठों पर अब पपड़ी सी जमने लगी थी। बाल एक एक हफ्ते तक कंघी नहीं करती थी, हमेशा उलझे रहते। उसका ये हाल देखकर हमदान तड़प उठा था और एक दिन उससे ना रहा गया तो उसने खींचकर अरूश को अपने सीने से लगा लिया। क्या करूं अरूश, मोहब्बत की थी तुमसे और ये मोहब्बत बहुत रुलाती है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन खुद पर ये जुल्म करना छोड़ दो। और उस दिन अरूश को लगा था कि वो दोबारा जी उठी है। वो कितनी ही देर तक उसके सीने से लगी रोती रही, और उस रात हमदान ने उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश की थी, जिसमें वो अंदर तक तर हो गई थी। कुछ महीनों के बाद जब वो दोबारा माँ बनी तो अरूश की खुशी की कोई इंतहा ना रही। इतनी बड़ी खुशी के बाद हमदान उसे माफ़ कर चुका था, और इस वक्त में उसने बिल्कुल उसे अपने पास रखा था, उसका बहुत ख्याल रखा। जैसे जैसे डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, अरूश की जान लबों पर आ रही थी। बार बार वो यही सवाल करती, मुझे ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा? प्लीज़ मुझे बताएं, मैं मर तो नहीं जाऊंगी? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे पास, हमदान उसे प्यार से समझाता। और फिर ये डर भी अरूश का बहुत जल्द ख़त्म हो चुका था जब वो लेबर रूम में मौजूद थी। अपने बच्चों से की जाने वाली मोहब्बत और ममता का एहसास, फिर लेबर रूम के बाहर खड़े हमदान की दुआएं और उसकी मोहब्बत थी कि अरूश में हिम्मत खुद ब खुद आ चुकी थी और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। 3 दिन बाद उसे होश आया था, लेकिन वो पहले से बेहतर थी। अपने बच्चों को देखकर वो जैसे हर दर्द भूल चुकी थी। हमदान उसे घर ले आया। वो अब सच में खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी, और अगर उसमें इतनी हिम्मत आई थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके दिल में बच्चों की मोहब्बत और हमदान का साथ था। दोनों अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी में हंसी खुशी आगे बढ़ चुके थे। उसकी ये गलती उसे ये सबक तो सिखाई चुकी थी कि कई बार बोले जाने वाले झूठ ज़िंदगी में किस कदर तबाही लेकर आते हैं, और वो तौबा भी कर चुकी थी कि आइंदा वो इतना बड़ा झूठ मरकर भी नहीं बोलेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।